हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बहुत दिन इंतज़ार करना पड़ा, मतलब ये वीडियो जो है काफ़ी दिन के बाद आ रहा है। क्या है कि कुछ इशू था और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं था, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वीडियो आपका मतलब कि एक दिन गैप करके ऑल्टरनेट डे में आता रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल है ना, जो हम लोग जैसे पढ़ते आ रहे थे वैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे। और अभी मैं 12th का वीडियो लाया हूँ क्योंकि पिछले क्लास में मैं गॉस लॉ या गॉस थ्योरम जो है शुरू किया था। ओके, तो सो फार हम लोग जो डिस्कस किए थे वो ये डिस्कस किए थे कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है और उसका प्रूफ देखे थे। सब्सिक्वेंटली हम लोग ये भी देखे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और सॉलिड एंगल क्या क्या यूज है। सॉलिड एंगल हमें पढ़े थे ना, सॉलिड एंगल भी पढ़ लिए थे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटेल्स में निकालने के लिए सीखे थे। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, और उसी के बेसिस पे हम ये भी डिफाइन किए थे, मतलब डिराइव किए थे या कहें तो कैलकुलेट किए थे फॉर टू टाइप्स ऑफ सर्फेसेस, one for the spherical and another one for the cylindrical surfaces, that for a closed surface the net flux through the closed surface will be equal to the total charge or by the permittivity of that space. If it is free then epsilon naught, and if it is medium then epsilon naught into epsilon r. Okay, or you can say dielectric constant. तो हम लोग आज गॉस लॉ को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और गॉस लॉ में हम लोग देखे क्या थे, पहले इसको देखते हैं। तो मैं ये देखा था कि इफ यू हैव एनी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस, इंटायरली क्लोज सरफेस नॉट लाइन, ओके, क्लोज सरफेस, एंड देयर इज चार्ज इनसाइड द सरफेस, ओके, देन द फ्लक्स थ्रू नेट फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स थ्रू द सरफेस, that is the integral surface integral of E or dot dA, okay, and that will be, you can write है ना, subscript E, then it becomes electric flux. तो electric flux means the number of lines passing through this surface in all entire direction, okay, in all entire direction, है ना। You can consider any small area on this surface, suppose dA is the small area and electric lines is going like this, okay, then you can find the flux or net flux through all entire surface will be equal to the charge inside the surface कितना था, यानी charge inside the surface यानी Q in और upon the permittivity of this medium. If it is free space then epsilon naught, and if it is medium then for medium E dot dA surface integral है ना, you can write surface integral will be equal to Q in or upon epsilon naught into epsilon r, or you can write phi E or upon K. K is the dielectric constant, है ना। तो हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये हम गॉसियन सरफेस हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, चूज कैसे करेंगे, है ना। तो मतलब कि हाउ टू चूज गॉसियन सरफेस, ये एक क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब क्या कि हम लोग गॉसियन सरफेस कैसे चूज करेंगे। इसके मैं दो पॉइंट्स बता देता हूं, ये दोनों पॉइंट्स याद रखोगे तो आप एक गॉसियन सरफेस को चूज कर सकते हो इजी वे में, और इजीली आप जो है इसका एप्लीकेशन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो सरफेस is chosen such that at any point on surface
the electric field strength is, यानी कि हम सरफेस इस तरीके से चूज करेंगे कि उस सरफेस पे, इंटायर सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे, ओके, एट है ना, दैट एट होगा, एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ईदर, यानी कि आइदर यूनिफॉर्म होगा और जीरो होगा। यानी कि ऑन गॉसियन सरफेस, क्या मैं बोल रहा हूं, गॉसियन सरफेस जो हम चूज करेंगे, उस गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो या तो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म यानी कि हर जगह सेम होगा, इक्वल होगा, या फिर जीरो होगा। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, यानी जो आप कैलकुलेट करेंगे, इधर यूनिफॉर्म ऑफ जीरो है ना, दैट है ना, मस्ट बी परपेंडिकुलर और पैरेलल। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मस्ट बी परपेंडिकुलर और पैरेलल, है ना, टू द गॉसियन सरफेस एट एनी पॉइंट। मतलब कहने का मेरे दोस्त ये हुआ कि ये आर्ट है कि हम कैसे गॉसियन सरफेस को चूज करें। अगर मुझे गॉसियन सरफेस चूज करना आ गया, देन आप इजिली जो है इसका एप्लीकेशन कर सकते हो गॉसेस लॉ का, और यू कैन फाइंड आउट वॉट एवर, है ना, you have given either electric field or net charge inside the surface, you can easily find out, but you have to take care of these 2 points. First point is the surface is chosen such that at any point on entire Gaussian surface electric field must be uniform or zero, या तो यूनिफॉर्म होगा या फिर जीरो होगा, ओके। और सेकेंड जो पॉइंट है उसको ध्यान रखना है कि सेकेंड पॉइंट जो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस पे क्या होगा, या तो पैरेलल होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा। पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना है। ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, कब, जब आप गॉसियन सरफेस को चूज करेंगे तब, ठीक है। तो कंसंट्रेट करना है, इसको फोकस करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ओके। तो हम लोग जो है ये 2 रूल है गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करने का। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपका जो कैलकुलेशंस होगा वो इजी होगा और फाइंड आउट कर सकते हो आप जो भी डिटेल्स आपको फाइंड आउट करना है, ओके। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसका हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं, ओके। तो 1 बाय 1 इसका एप्लीकेशंस देखते हैं। चलिए भाई, सबसे पहला एप्लीकेशंस देखते हैं। क्या, देखो, फर्स्ट एप्लीकेशंस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट एप्लीकेशंस क्या है कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, देखना बहुत बड़ा कैलकुलेशंस इजी होने वाला है, ठीक है। तो हमें पता करना, यानी कि बहुत लंबा इंटीग्रेशन करना पता था, वो इंटीग्रेशन आसान होने वाला है। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियरली चार्ज इनफाइनाइट रॉड या वायर, यानी कि याद होगा कैलकुलेट किए थे हम लोग, यहां भी देखते हैं। एक वायर है, ये ऑब्वियसली ये इधर भी है और ये इधर भी है, मतलब इनफाइनाइट है, इसका लेंथ जो है फाइनाइट नहीं है, और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द लेंथ। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन, मैं शॉर्टकट लिखता हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है भाई, तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है और लीनियर है ना। ये हेडिंग था मेरा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, है ना, हम क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, किसके कारण, ड्यू टू लीनियरली चार्ज इनफाइनाइट रॉड या वायर के कारण। तो भाई एक वायर लिया, एक रॉड लिया और इस रॉड पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, यूनिफॉर्म है और लीनियर है। तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, लेमडा डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलो ये तो पता है मेरे को, डिफाइन कर दिए। अब मुझे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं तो याद करो कि जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर था वहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी लीनियर चार्ज के कारण कैसा होता है ये मैं बताया था, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है चूज करने वाले हैं। सपोज करो ये एक रॉड है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसका लेंथ मान लो ऊपर भी बहुत ज्यादा है, इधर भी बहुत ज्यादा है, और इस पे पूरे पे चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी आएगा, 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 इधर आएगा, इधर आएगा, बहुत चारों तरफ आएगा। तो हमें किसी भी जगह पे निकालना है। मान लो हमें यहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यहां से डिस्टेंस ले लेते हैं, कुछ आर ले लिए भाई, हमें आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये आर मेरा यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है ना। तो हम क्या किए कि इसके चारों तरफ एक ऐसे हम लोग एक रीजन डिफाइन कर लिए, यहां हो सकता है, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है। तो हम लोग जो है कहीं पे भी, मतलब कहने का कि अगर ध्यान से आप देखेंगे तो अगर एक रॉड है तो एक रॉड पे आप यहां ले लो, 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 यानी कितना डिस्टेंस पे, हमेशा, यानी कि इस रॉड से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो हमेशा आर होना चाहिए, यानी यहां का यहां डिस्टेंस आर होना चाहिए। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कोई पूछे तो आर होना चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कोई पूछे तो आर होना चाहिए, है ना। ये ऑब्वियसली थोड़ा सा यूनिफॉर्म दिख नहीं रहा, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ा गया है। तो अगर मैं इसको डायग्राम को सही ढंग से बना लूं इस तरीके से, है ना, इधर भी क्या होना चाहिए, ये आर ही होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कितना होना चाहिए डिस्टेंस, आर होना चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आर, यानी पूरा पूरा चारों तरफ कहीं भी जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ओके, तो हम देखेंगे क्या कि अगर एक सिलिंड्रिकल जो है, एक सिलिंड्रिकल अगर वायर है, सॉरी एक लीनियर अगर वायर है, तो जो मेरा गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे एट डिस्टेंस आर, वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, है ना, सिलिंड्रिकल होगा ना, सिलिंड्रिकल। अब क्या करते हैं कि इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो हम कंसीडर किए हैं, इसको वायलेट करवाते हैं जो हम 2 पॉइंट्स गॉसियन सरफेस के लिए डिस्कस किए थे उसका, है ना। तो देखते हैं, तो मान लो कि हम यहां पे एक एरिया लेना चाह रहे हैं, ये, तो इसका एरिया वेक्टर किधर लिखेंगे, ऊपर की तरफ DA ले लिए। अब लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वायर के कारण, इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। होगा नहीं होगा, यानी कि देखा जाए तो एक सिलेंडर से ऐसे निकल रहा होगा चारों तरफ, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अगर तुम इस रीजन में देखोगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस एरिया है। तो यहां पे देखो एरिया ऐसे फ्लैट है और फ्लैट एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये फ्लैट एरिया है सरफेस ऊपर वाला और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पेन का, ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस एरिया एक पैरेलल है कि नहीं, उस तरह से अगर बॉटम देखेंगे तो ये हमारा सरफेस एरिया है और इस पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी देखो पैरेलल है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना सरफेस एरिया के। लेकिन अगर ये वाला जो कर्व सरफेस देखा जाए, ऐसा कर्व सरफेस देखा जाए, इस कर्व सरफेस पे ये जो कर्व सरफेस है, तो ये तो सरफेस है,
ये है कर्व सरफेस, देखिए ये है कर्व सरफेस सिलेंडर वाला, है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक कैसे आ रहा होगा, इधर तरफ आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी इधर आ रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी इधर आ रहा है। इलेक्ट्रिक हमेशा क्या है, इसका परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पे अगर टॉप सरफेस पे देखेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है। अगर कर्व सरफेस देखेगा सिलेंडर का, ये वाला कर्व सरफेस देखेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है सरफेस के, है कि नहीं परपेंडिकुलर। और यहाँ भी इस वाले पे भी क्या है, बॉटम पे भी पैरेलल है। तो हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सरफेस के परपेंडिकुलर है या सरफेस के पैरेलल है। अच्छा, और देखा जाए तो ये रॉड से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो हर एक जगह सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म है कि नहीं है। तो हमने क्या देखा कि सरफेस पे, कौन सा कर्व्ड सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म भी है और सरफेस के परपेंडिकुलर है। फ्लैट पे क्या देखा, फ्लैट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है सरफेस के, तो पैरेलल अगर होता है तो यानी कि सरफेस के थ्रू पास नहीं कहलाता है। अगर कोई भी लाइन किसी सरफेस के थ्रू होकर पास नहीं जाएगा, इसका मतलब कि वहां पे फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। तो इस जगह पे फ्लक्स क्या है, या तो जीरो है, और इस जगह फ्लक्स क्या है, यूनिफॉर्म है। समझ रहे बात। लेकिन हम तो वेक्टर की बात करेंगे। अगर एरिया वेक्टर यहां पे लेते हैं तो एरिया वेक्टर क्या होता था, सरफेस के परपेंडिकुलर होता था। तो एरिया वेक्टर इस जगह पे किधर की तरफ आएगा, अगर इसको हम ध्यान दें तो इसका जो ये जो एरिया वेक्टर है इसका, ये किधर एरिया वेक्टर, ऊपर की तरफ है ना। इलेक्ट्रिक भी इधर 90 डिग्री कोण है कि नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे तुम एक सरफेस लेते हो, इस जगह पे एक सरफेस लेते हो, तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है। तो अगर वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है। अगर यहां पे देखा जाए, अगर यहां पे हम एक एरिया लेते हैं तो इसका एरिया वेक्टर कितना आएगा, इधर नीचे की तरफ आएगा, कितना BA, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा E। समझ रहे बात को। तो अगर इस टोटल इस रीजन को मैं यहां पे अगर एक ड्रॉ करूं तो ये आपका एक ऐसा रीजन बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा ये, और इस रीजन का नाम दे दो फर्स्ट, कर्व वाला रीजन को दे दो सेकेंड, और इस फ्लैट का नाम दे दो थर्ड। तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है DA। अगर यहां पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है DA भी, और इधर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अगर यहां पे देखा जाए, है ना, इस वाले रीजन में, तो ये हमारा एरिया वेक्टर देख लीजिए नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है E। और इसके सेंटर से क्या पास कर रहा है, ये क्या पास कर रहा था मेरे को, ये वायर है जिसपे चार्ज कितना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, ये जो आप गॉसियन सरफेस कंसीडर किए हैं, इस सिलेंडर का कुछ लेंथ भी लेना होगा मुझे। मान लो एक लेंथ ले लिए, कितना L, ठीक है ना। ये लेंथ कुछ ले लिया ना सिलेंडर का, कितना ले लिया भाई, L ले लिए, यानी कि L लेंथ तक। वायर तो इनफाइनाइट है, वायर क्या है, इनफाइनाइट है ना, तो वायर तो ऊपर तक है, इधर नीचे तक है। लेकिन हम सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस लिए हैं तो कहीं भी आर्बिट्ररी सरफेस ले सकते हैं, तो आर्बिट्ररी ले लिए, है ना। तो हम लोग जो है यानी कि वी कंसीडर क्या कर सकते, सिलिंड्रिकल, कैसा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एट या ऑफ रेडियस लेंथ, ऑफ रेडियस R, स्मॉल r, है ना। ऑफ रेडियस कितना भाई, यहां से यहां तक रेडियस कितना, स्मॉल r, ठीक है। एंड लेंथ कितना, स्मॉल l, कोई दिक्कत नहीं है। नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर निकाल सकते हैं, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। नेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर फाई E कितना होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, किसका, E का और DA के डॉट का, और ये टोटल यही हो गया फ्लक्स, है ना। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, बताओ मेरे को, कि भाई टोटल जो फ्लक्स होगा, यानी कि फ्लक्स जो होगा E डॉट DA जो होगा थ्रू इंटायर सरफेस, कौन कौन सरफेस, फर्स्ट जो फ्लैट सरफेस है ऊपर में, सेकेंड जो कर्व सरफेस है ऐसा,
और थर्ड जो बॉटम में है, तीनों का जो फ्लक्स होगा, है ना, ये कैसे होगा, ये किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज जो अंदर में है, इसके अंदर कितना बंद है उसका, और अपॉन में एप्सिलॉन नोट, यही होगा ना, सोचो जरा, यही होगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे एरिया क्या लिए हैं, डीए लिए हैं, यहाँ पे एरिया क्या लिए हैं, डीए, यहाँ पे एरिया क्या लिए हैं, डीए, है ना। तो हम एक फिगर को मिटा देते हैं ताकि हमें इजिली समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारा था गॉस लॉ, क्या भाई, तब देखो तो नेट फ्लक्स कहां कहां से निकलेगा, इस वाले सरफेस से ऊपर की तरफ, इस वाले कर्व सरफेस से इधर इधर, यानी कर्व सरफेस, ऐसे कर्व सरफेस से इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों क्या होगा, एक दूसरे से पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसको हम देखें, इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ रीजन 1 E डॉट डी ए प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ रीजन 2, ये वाला रीजन कर्व सरफेस वाला, E डॉट डी ए प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ रीजन 3, ये थर्ड रीजन बॉटम वाला, E डॉट डी ए और इज इक्वल टू क्यू इन टोटल अंदर में इसके कितना चार्ज है, यहां से यहां तक। तो देखो इसका लीनियर चार्ज ऐसे कितना माने हम लोग, लेमडा माने हैं। क्यों माने हैं लेमडा, क्योंकि रॉड है या वायर है, रॉड या वायर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का वो कैसा होता है बताओ मेरे को, लीनियर होता है ना। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग माने, ठीक है ना। तो अगर हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने तो इजिली हम लोग जो है टोटल चार्ज इनसाइड दिस सिलेंडर यानी कितना बंद है निकाल सकते हैं। तो क्यू इन कैसे निकालेंगे, क्यू इन हमें निकालना है। तो भाई कितना यहां से यहां तक लंबाई है, लेंथ है ना, एल है ना, और यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है लेमडा, क्या हो जाएगा टोटल चार्ज इनटू लेंथ, ये हो जाएगा ना क्यू इन। तो इसीलिए ये देखो यहां पे है ना पहला रीजन में, तो सरफेस इंटीग्रल E इंटू डी ए आई इंटू पहला रीजन में 90 डिग्री है ना, तो cos 90 प्लस सरफेस E इंटू डी ए cos, दूसरा रीजन में दोनों कितना है ठीक है, यहाँ पे बताओ 0 डिग्री है ना, तो cos 0 डिग्री प्लस सरफेस इंटीग्रल थर्ड रीजन में होता है ये कितना, फिर 90 डिग्री, तो E इंटू डी ए और cos 90 और इज इक्वल टू टोटल कितना होता है इसके, क्यू इन होता था ना, और अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो क्यू इन कितना निकाल के लाए हैं, लेमडा इनटू एल और अपॉन में एप्सिलॉन नोट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया 90 डिग्री वाला, सिर्फ यही बचा ना। तो E डॉट डी ए सरफेस कौन सा रीजन वाला है, ये फर्स्ट का था, ये सेकंड का था, और ये थर्ड वाला था, नहीं ये सेकंड वाला बचा हुआ, इज इक्वल टू लेमडा इनटू एल और अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब ये सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला कैसा है, कर्व सरफेस है ना। तो जब कर्व सरफेस है और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, तो एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इसका इंडिकेशन है, ये तो यूनिफॉर्म है तो बाहर आ गया, तो ई बाहर आ गया। अब ये डीए बचा, इसका इंडिकेशन करोगे तो पूरा कर्व सरफेस एरिया निकाल दो सिलेंडर का। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस कितना, कर्व सरफेस एरिया, तो ये रेडियस 2 था, 2 पाई आर आई इंटू एच, तो हाइट कितना एल है ना, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर आई इंटू एल, यही होगा ना इसका कर्व सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन, और अपॉन यहां इक्वल टू लेमडा इंटू एल और अपॉन में कितना एप्सिलॉन नोट। ये एल से ये एल क्या हो गया कैंसिल, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 ऊपर और 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। यानी E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R के। यानी कि जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे रॉड से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटते जाएगा, किस फॉर्म में, 1/r के फॉर्म में। समझा है बात को, क्यों, क्योंकि देखो रॉड ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, तो ऐसे भी इस वाले एरिया से तो ऐसे जाएगा तब ना फ्लक्स होगा, या ऐसे जाएगा तब फ्लक्स होगा। तो ऐसे जा रहा है तो इसके थ्रू फ्लक्स तो वैसे भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर था। इसके थ्रू भी फ्लक्स नहीं होगा, सिर्फ फ्लक्स किसके थ्रू होगा, कर्व सरफेस एरिया के थ्रू होगा फ्लक्स, ये जो सिलेंडर के चारों तरफ दिख रहा है,
है ना, इसी तरफ इसी से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर सब निकलेगा, इधर 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 इधर। ओके, तो यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे आप चाहो तो एक छोटा सा ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। यू कैन इजली प्लॉट वन ग्राफ, है ना, रेडियस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिलेंडर। सपोज करो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अगर रेडियस है तो इनवर्सली और पैराबोलिक होगा, तो ये होगा ऐसा। ये है ग्राफ, है ना, क्या है, ई जो है इनवर्सली को किसके है, रेडियस, किसके लिए, फॉर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रॉड। ओके, चलिए, तो ये जो है आपका फर्स्ट एप्लीकेशन था किसका, गॉस लॉ का। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका एक उपाय है, ये और इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब देखो क्या देते हैं, हेडिंग देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियरली, नहीं यूनिफॉर्मली हो जाएगा ना, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट है ना, यानी शीट है। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शीट में थोड़ा सा दिमाग को ये बत्ती जलाना पड़ता है कि शीट में भाई किस तरह का शीट है, और उसके बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंडक्टर में कैसा होता है और नॉन कंडक्टर में क्या होता है। अभी हम लोग शीट में देखेंगे कि अगर कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग शीट और नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट, ओके। तो अगर कंडक्टिंग शीट है तो चार्ज जो होगा, है ना, रिजाइड्स ओनली ऑन आउटर सरफेस, और अगर नॉन कंडक्टिंग होगा, चार्ज रिजाइड्स इनसाइड द सरफेस, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, सरफेस के अंदर सरफेस के बाहर दोनों तरफ रहेगा, ठीक है ना। मतलब कहने का कि अगर मैं तुमको बोलूं कि एक काम करो, अगर ये एक शीट है, इतना मोटा मत मानिएगा, पतला सा, है ना, अगर ये इसका एक पेज में ले लूं, ये अगर ये शीट है, ये मान लो अगर ये शीट है, ये पेज, तो अगर ये कंडक्टर है तो इसके चार्ज, इसके अंदर में भी चार्ज होगा, ओके। लेकिन अगर नहीं, सॉरी, अगर नॉन कंडक्टर है तो ये चार्ज इसके अंदर भी होगा। लेकिन अगर ये शीट कंडक्टर है तो चार्ज इस साइड होगा और फिर चार्ज इस साइड होगा, और अंदर का भाग क्या रहेगा, खाली, क्योंकि शीट है तो कुछ तो थिकनेस रहेगा ना। तो थिकनेस, तो अगर उसके अंदर जाकर के देखोगे तो चार्ज, शीट के अंदर में कोई चार्ज नहीं मिलेगा, किसके, अगर कंडक्टर है तो। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो चार्ज सरफेस पे भी होगा, सरफेस के अंदर भी होगा, ओके। बस ये ध्यान रखना है आपको। कहने का मतलब क्या, कि अगर मेरा शीट इनफाइनाइट है, मान लिया जाए ये, और इसका कुछ थिकनेस होगा, ये थिकनेस है ना, ये भी आपका इनफाइनाइट है, इसका भी कुछ थिकनेस होगा। तो क्या होगा कि यहां पे जो चार्ज होगा ना, सिर्फ इस सरफेस पे होगा। एक इधर वाला सरफेस पे है, एक उधर उस साइड, इसके पीछे वाला सरफेस पे, ठीक है ना, यानी इस वाले सरफेस पे होगा।
लेकिन इसमें क्या होगा कि इस सरफेस पे तो होगा ही होगा, और इसके अंदर भी होगा, यानी इसके अंदर जो ये है ना इसमें भी होगा, अंदर में भी इसके होगा, जो बीच में थिकनेस है वहां भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, और उस तरफ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा, यानी यहाँ पे जो चार्ज होगा ना इस इनर पोर्शन पे, यहाँ पे जो चार्ज होगा ना वो जीरो होगा। क्यों, कितना होगा, जीरो होगा। सिर्फ किधर होगा, एक इस तरफ सरफेस के, एक उस तरफ सरफेस के, यानी कि अगर ये सरफेस ये शीट है तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इधर भी होगा, इधर होगा, और ये बीच में इधर इस सब में भी, इस सब में भी पूरा चार्ज रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों अंतर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कि अगर कंडक्टिंग शीट है तो चार्ज रिजाइड्स ओनली ऑन आउटर सरफेस, और अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो चार्ज जो होगा इनर में भी आउटर में भी थ्रू आउट द सरफेस होगा, ओके। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होगा वो कैसा होगा, सरफेस होगा। यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हम लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हम लोग लेंगे वो कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं सिग्मा लेंगे, है ना। तो इसीलिए अगर यहां पे टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर, तो Q इन जो होगा, एक तो बाहर वाला इधर वाला सरफेस है, एक उधर वाला सरफेस है कि नहीं है। तो क्या होगा, सिग्मा इंटू ए, समझना है बात। एक इस तरफ का और एक उस तरफ का, तो प्लस सिग्मा इंटू ए, यानी कितना 2 इंटू सिग्मा इंटू ए क्यू इन, यानी कि इस पे जो टोटल चार्ज होगा। अब इस पे जो टोटल चार्ज होगा क्यू इन, वो कितना होगा भाई, सोचो जरा सा। तो ये तो इधर अलग से उधर अलग से नहीं, एक ही चार्ज है जो पूरे सरफेस पे फैला हुआ है। यहां पे क्या है ये भी समझना कि जो इस सरफेस पे जो चार्ज है, इस सरफेस का इफेक्ट उस तरफ में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों, कि जब इसके तुम इस शीट के उधर चले जाओगे, तो जब उधर चले गए तो उधर में आपका सिर्फ उधर वाले चार्ज के कारण आपको इफेक्ट महसूस होगा। इस वाले सरफेस का इफेक्ट उस तरफ महसूस नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे चार्ज थ्रू आउट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल चार्ज होगा, तो यानी कि यही चार्ज उधर भी वो चार्ज, यानी कि इसका इधर क्या, इसका इफेक्ट उस तरफ, उसका इफेक्ट इस तरफ, दोनों तरफ मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा जरा सोचो, तो वो होगा सीधे सीधे सिग्मा इंटू ए के बराबर। यही दोनों अंतर है, समझे बात को। यहाँ पे दोनों तरफ सरफेस का अलग अलग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा ए इस तरफ का, सिग्मा ए उस तरफ का। तो टोटल कितना हो गया, 2 सिग्मा इंटू ए। यहाँ पे क्या होगा कि पूरे के पूरे थ्रू आउट शीट में एक ही तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। बीच में भी वही है, इधर भी है ना, एक ही लेयर है पूरा का पूरा। इसमें 2 लेयर है, एक इस तरफ का लेयर, एक उस तरफ का लेयर। समझे आपको, किसमें, कंडक्टिंग। इसमें क्या है, एक ही लेयर है। तो जब एक ही लेयर है पूरा का पूरा में, यानी कि अंदर तक वही एक ही लेयर गया हुआ है, तो फिर क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए। समझना है बात को। तो ये दोनों में ध्यान देने वाली बात है। अगर ये ध्यान दिया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो फिर गड़बड़ है। समझना है बात को। अच्छा, तो सोचो जरा कि अगर ये शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। देखो ये इधर की तरफ भाई ये होगा, ये है ना। तो अगर कंडक्टिंग है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले सरफेस के कारण, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले सरफेस के कारण। और अगर नॉन कंडक्टिंग है तो इधर वाला का इधर भी, इधर वाला का इधर भी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बस हमें यही ध्यान देने वाली बात है। तो पहले तो ये तुम जो है टोटल चार्ज निकालना सीखो कि शीट में टोटल चार्ज कैसे निकलता है जब कंडक्टिंग होता है तो, और जब नॉन कंडक्टिंग होता है तब टोटल चार्ज कैसे निकलता है, ठीक है। और इसको हम लोग आगे एक एक करके बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसका बनाने वाले हैं, सबसे पहले कंडक्टिंग का बनाने वाले हैं, ठीक है। और फिर किसका बनाने वाले हैं, नॉन कंडक्टिंग का बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो देखें एक एक करके, चलिए देखते हैं।
देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होगा, इस तरफ भी होगा उस तरफ भी होगा कि नहीं होगा? तो इधर की तरफ कैसा होगा? अगर ये इसको मैं ऐसे बनाऊं यहाँ पे, है ना, ये अगर शीट बनाऊं, है ना, तो इधर की तरफ ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, और इस तरफ ऐसा होगा। और इसका भी वही होगा, यही हाल होगा। तो ग्राफ दोनों का तो सेम होगा, देखो ध्यान से, होगा नहीं होगा? तो हम लोग चलते हैं पहले कंडक्टिंग लिए, तो फॉर कंडक्टिंग शीट क्या करें हम? तो कोई भी यहां पे एक एरिया ले लेते हैं, है ना, कितना डीए ले लिए। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ई, और एरिया वेक्टर इधर की तरफ डीए। अच्छा, इस तरफ कितना लेंगे? जस्ट इसके अपोजिट देखा जाए तो ये हमारा हो गया ई, और इधर की तरफ उधर वाला एरिया वेक्टर उस तरफ होगा। अगर देखा जाए तो इसका इस सर्फेस का एरिया वेक्टर इस तरफ, और इस सर्फेस का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देख, इसका सरफेस एरिया इधर तरफ, और इसका सरफेस एरिया इधर की तरफ, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। तो इधर वाले सरफेस का यानी इस वाले सरफेस का भी एरिया वेक्टर किधर की तरफ? तो इधर की तरफ कितना डी है ना। लिखते हैं दो सरफेस इधर की तरफ उधर की तरफ, है ना। तो क्या हो जाएगा? फॉर कंडक्टिंग शीट, है ना, फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है भाई? तो इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा क्या? होगा, बताओ। बिल्कुल होगा। तो कितना होगा टोटल? तो यानी एक इधर के लिए एक उधर के लिए, तो क्या हो जाएगा? E इंटू डी ए 1 का प्लस E डॉट डी ए, फिर E डॉट डी ए किसका? सेकेंड वाले का, इज इक्वल टू क्यू इन और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो तो इधर वाला का निकालते हैं। देखो कितना एंगल है, थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री। यहाँ भी थीटा कितना है? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ सेम है, अंदर में पॉजिटिव चार्ज है। तो कितना हो जाएगा इसका? यहाँ पे 0 है तो ई इंटू ए हो जाएगा। देखो ई डी एज कॉस 0, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ई हो जाएगा प्लस इसका भी क्या हो जाएगा? ई आई इंटू ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में cos 0 आएगा, तो cos 0 1 और डी ए कहीं की इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा शीट का, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है ना बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। चलिए, तो ये तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है बाबू। ये तो बाहर आ गया था, तो डी ए का इंटीग्रेशन तो पूरा शीट का एरिया, तो ई ए, फिर उधर वाले का तो ई इंटू ए बराबर कितना? क्यू इन और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई दोनों जोड़ दो, तो 2 इंटू ई इंटू ए बराबर किसके लिए निकाल रहे हैं? कंडक्टिंग शीट के लिए निकाल रहे हैं। तो कंडक्टिंग शीट के लिए टोटल चार्ज कितना है? 2 इंटू सिग्मा इंटू ए है, तो 2 इंटू सिग्मा इंटू ए। अब ये ए से ये ए कट गया क्योंकि एरिया तो वही है इसका, ठीक है। तो ये 2 से 2 भी कट गया और अपॉन एप्सिलॉन नॉट छूट गया, है ना। तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए? फॉर कंडक्टिंग के लिए ना। ये क्या है बताओ मेरे को? इंडिपेंडेंट है। कहां से? फ्रॉम आर। यानी कि अगर मैं इस शीट से दूरी पे भी लेता, अगर दूरी पे भी लेता तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक भी इधर से ही पास करता। जो कर्व सरफेस बनता इस पे, मतलब कहने का अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे इसको, अगर मैं यहाँ से एक ये ले रहा हूं, है ना, और अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं, है ना, और यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इसी से पास करेगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या हो जाएगा? ये तो ये एरिया हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ पे थीटा कितना? 90। कर्व से तो पास करेगा नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ किससे पास करेगा? इसी से ना।
तो अगर मैं यहां से डिस्टेंस अगर इस शीट से यहां तक का ले लूं r, इस डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ रहा है? देखो ध्यान से, नहीं है ना। तो क्या है कि शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम शीट के नजदीक हैं तो कम एरिया दिखाई देगा, और अगर हम जैसे दीवार मान लो बोर्ड के पास यहाँ है तो सिर्फ इतना दूर हमें दिखाई दे रहा है, और अगर हम दूर आ गए तो और ज्यादा दिखाई देगा, और दूर आ गए तो और ज्यादा दिखाई देगा। तो जैसे जैसे हम इधर से आगे दूर बढ़ते जाएंगे, शीट का फील्ड ऑफ व्यू यानी सॉलिड एंगल जो है वो क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा एरिया दिखाते जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर एरिया दिखाई देता है तो नेट चार्ज भी क्या होगा? एरिया के अंदर इंक्रीज करता जाएगा। तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो फील्ड ऑफ व्यू भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज हो रहा है, जैसे देखो अगर मैं बोलूं ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है और ये हमारा डिस्टेंस है, यहां से मान लेते हैं ये आर है। अगर यहां पे होता तो ये वाला फील्ड ऑफ व्यू होता, और दूर चले जाओ तो ये होता है फील्ड ऑफ व्यू, और दूर चले जाओ तो ये होता है फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि जैसे जैसे रेडियस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फील्ड ऑफ व्यू क्या होता जाएगा? एरिया बढ़ता चला जाएगा ना। तो जब जो दूर जैसे से जाएंगे तो उसका जो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा, तो चार्ज भी इसके अंदर क्या होता जाएगा? Q इंटू ए इंक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए डिस्टेंस से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस केस में? शीट के केस में, ठीक है। तो शीट के केस में आप मान कर चलना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? ये देख लो, है ना। हम लोग यहाँ पे चाहो तो इसके लिए छोड़ दो, मैं इसके लिए बना दे रहा हूं, है ना। आप इसमें भी चाहो तो यहां से ऐसे खींच करके बना सकते हो, एक सिलेंडर ले सकते हो, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं और अब मैं देखता हूं किसके लिए। अब देखो मैं किसके लिए देखूंगा? ये तो कंडक्टिंग शीट हो गया। अब किसके लिए? फॉर नॉन कंडक्टिंग शीट। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग? यहां पे एक लाइन लिख लेते हैं ना, वी कंसीडर क्या? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्यों गॉसियन सिलिंड्रिकल? यानी कि एक तो इधर ले सकते हो तुम और एक इस तरफ ले सकते हो, ठीक है ना। यानी इस तरफ, इसको मैं ऐसे यहाँ पे डॉट डॉट लिखता हूं, और इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ ये इसका इधर की तरफ आएगा एरिया वेक्टर, है ना, इधर की तरफ आएगा। ये कितना आएगा? DA। ये भी कितना है? DA। इसका सरफेस ये है तो इसके परपेंडिकुलर यही है DA। ये भी हमारा सरफेस है, इसका वेक्टर किधर तरफ है? इधर तरफ, यही है DA, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इधर की तरफ है DA, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे पास कर रहा होगा, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, लेकिन नहीं इलेक्ट्रिक लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो ऑब्वियसली इसके थ्रू क्या हो जाएगा? यहाँ पे फाई 0 होगा ना। तो कर्व से हमें वैसे भी कोई मतलब है नहीं, इस वाला एरिया से कोई मतलब है नहीं, इस वाला एरिया से कोई मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि इससे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि शीट से तो ऐसे निकल रहा है ना, यानी अगर ये शीट है तो यहां से ऐसे निकलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पे ही प्रभाव पड़ेगा। तो इधर भी 0, इधर भी 0, तो फिर से वही करो, E डॉट DA बराबर इतना। तो लो भैया यही आ गया मेरा EA। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हम किसके लिए? नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग के केस में एक ही लेयर है, जो अंदर भी है बाहर भी है, एक ही लेयर का चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना लेते थे? सिग्मा इंटू ए लेते थे। तो टोटल चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इधर क्या रहेगा भाई? वो तो वही रहेगा, है ना। इधर का देखो तो DA इंटू E, और इधर का भी DA इंटू E। यहाँ भी थीटा कितना? 0। यहाँ भी थीटा कितना? 0। तो अगर मैं cos 0 बोल दूं 1, अच्छा DA का इंटीग्रेशन पूरा का पूरा शीट का एरिया, तो E इंटू ए, फिर से E इंटू ए, तो 2 इंटू E इंटू ए बराबर सिग्मा इंटू ए। तो आप यहाँ ध्यान से देखो तो 2 यहाँ रह जाएगा,
ए से ए कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या जाएगा? 2 नीचे आ जाएगा, क्या जाएगा? 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ आर है कि नहीं है? यानी कि इन केस ऑफ शीट, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? तो वो भाई इंडिपेंडेंट होगा किससे? डिस्टेंस से। अगर कंडक्टिंग शीट है तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा भाई? तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर नॉन कंडक्टिंग है तब कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? ये बस आपको याद रखना है। तो कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है और नॉन कंडक्टिंग में कम होता है। कितना? हाफ से। ओके, ध्यान देख लेंगे, है ना? ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखना है कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के कारण कैसे निकालते हैं। तो देख रहे हो, यानी कि अगर वो कन्वेंशनल मेथड जो था, जो हम लोग डिस्टेंस वाला मेथड से बनाते थे, उससे बहुत डिफिकल्ट है ना, और इस वाले से बहुत ही इजी आ जा रहा है। समझना है बात को? तो ये इसलिए ये जो है एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टूल है गॉस लॉ, जिससे आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग आगे और चलते हैं। अगर मान लो 2 पैरेलल नॉन कंडक्टिंग शीट अगर है, जैसे कि मान लो एक ये है और एक और ले लेते हैं, ये, ठीक है? दोनों पैरेलल है। इसके कितने रीजन होंगे? थोड़ा सा दूर ले लेते हैं ताकि समझ में आए, है ना? ये मान लो ये, ठीक है? इसमें कितने रीजन होंगे? एक तो ये इस शीट के इस तरह वाला रीजन होगा 1, एक इन दोनों शीट के बीच वाला रीजन होगा जिसका नाम दे दो 2, और एक इस शीट के इधर लाइक रीजन होगा जिसका नाम क्या है? 3rd। यानी कि ये शीट 1 है और ये शीट 2 है। इसमें मान लो कि सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 1 है, इसमें जो सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्मा 2 है ना? कैसा शीट है? नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नॉन कंडक्टिंग ले रहे हैं, ठीक है? तो नॉन कंडक्टिंग शीट है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस वाला शीट के कारण पहले होगा, तो इस वाले शीट के इस तरफ कितना होगा? इधर तरफ होगा, कितना? 1 होगा। और इसके कारण क्या होगा? ये भी इस शीट के भी तो इसी तरफ है ना ये पॉइंट, तो अगर ये पॉइंट इधर तरफ होगा, कितना होगा? E2 होगा। दोनों यही होगा ना? अगर इस शीट के कारण यहाँ पे देखा जाए, इस रीजन पे देखा जाए 2 वाले रीजन में, तो इस शीट के तो दाएं तरफ है ये, तो इसके कारण किधर तरफ? इधर की तरफ होगा। किसके कारण? इस वाले के कारण, यानी E1। और इस वाले शीट के तो इस तरफ है ये, तो किधर होगा? इधर तरफ होगा, कितना? E2। और अगर इस रीजन को देखा जाए तो इस शीट के भी दाएं साइड में, यानी इधर की तरफ E2 इस वाले शीट के कारण, और इस शीट के कारण भी राइट साइड में, तो कितना? इधर के तरफ कितना भाई? इधर की तरफ कितना? E1। यही होगा ना कि नहीं? चलो तो निकाल लेते हैं। तो बताओ मेरे को, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 हम निकालना चाह रहे हैं, कितना है भाई? E1 प्लस E2, यही है ना? तो कितना हो जाएगा? ध्यान देते हैं, इसका वैल्यू बताओ कैसा है? नॉन कंडक्टिंग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा 1 और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस में सिग्मा 2 और अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 एप्सिलॉन 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर मुझे सेकेंड रीजन में निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेंज में निकालना है? सेकेंड रीजन में। तो भाई कोई एक ज्यादा कोई एक कम, एक काम करो यार, तुम एक साइन ले लो, इधर वाले को प्लस ले लो, इधर वाले को माइनस ले लो, है ना? तो एक काम करो, ये भी माइनस ले लो और ये भी माइनस ले लो, यहाँ पे माइनस लगा दो। समझ रहा है माइनस के लिए? क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में है तो दोनों लेफ्ट साइड में हो गया। ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, तो ये पॉजिटिव
और ये निगेटिव, तो यानी कि इसका तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2। ठीक है, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3, तो क्या भाई दोनों राइट साइड में है, तो E1 प्लस E2 यानी कितना सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना देगा भाई 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, यहाँ कितना आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं एक नोट लिखता हूं, अगर मैं बोलूं दोनों सिमिलर शीट हो यानी कि दोनों का दोनों शीट एक ही तरह का हो, तो भैया अगर सिग्मा 1 इक्वल है किसके सिग्मा 2 के, ठीक है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो, इस पे नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी कि सिग्मा 1 को पॉजिटिव ले लो यानी कि प्लस सिग्मा ले लो प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा ले लो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, यहां पे देखो एक प्लस और एक माइनस दोनों खत्म हो गया, कितना आ जाएगा ये 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि इस तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 यानी कि इस वाले रीजन में बीच वाले रीजन में, तो देख ये तो प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों, और इक्वल भी है तो 2 तो कैसा आ जाएगा 2 इंटू एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नोट, क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, है ना। और उसके राइट साइड में क्या आ जाएगा थर्ड रीजन में इस वाले रीजन में फिर से दोनों प्लस है लेकिन दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तो जोड़ेगा क्या आ जाएगा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा ना, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। कब जब हमारा इससे प्लस हो इस पे माइनस हो, है ना। अगर मैं बोलूं नोट यहां पे देख लो बाबू कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर प्लस हो यानी दोनों प्लस प्लस हो, तब क्या करोगे, तब तो भैया दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 बराबर क्या आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 कट गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 देखो दोनों इक्वल हो गया अपोजिट हो गया, तो कैंसिल हो जाएगा बीच में, ये देखो सिग्मा 1 भी इक्वल है दोनों पॉजिटिव है यानी कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा 0, तो बीच में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि शीट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। और थर्ड रीजन में कितना जाएगा, तो भैया यहाँ पे माइनस लिख देते हैं या बना देते हैं ना, इधर तरफ है उधर उसमें उधर तरफ हो जाएगा, कितना देखो तो दोनों जोड़ दो तो कितना 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट काट दो, यानी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे डायरेक्शन राइट साइड में, ओके। तो आप इसमें बहुत सारा अपने मन से केस आप डिसाइड कर सकते हैं और आप अपने मन से डिसाइड करके डिफरेंट क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है ना। बस मेन फोकस ये रखना है कि आपको क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, यानी कि पहले देखना है कि मेरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियर है, सरफेस है, वॉल्यूमेट्रिक है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, उसके बाद गॉसियन सरफेस हमें कैसे कंसिडर करना है और कहां पे इंटीग्रेशन लगाना है, बस इतना आप ख्याल रखेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग आगे आप गॉस लॉ भी से प्रूव कर सकते हो, बस ऐसा ही है, चुटकी का खेल है वो, ठीक है ना, ऐसा ही लोग बुड़बक बनाने के लिए उसको कर लेंगे, लेकिन चलो मैं भी अगला क्लास में देखता हूं, है ना। तो आप इसको ध्यान रखो, शीट का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। कल हम लोग स्फेयर में चलेंगे और सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर इजी है, बहुत आसान है ना, उसको हम लोग करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तब तक एंजॉय करिए और मन लगा करके पढ़िए क्योंकि बहुत सारा और डीप कॉन्सेप्ट आने वाला है, लेकिन ध्यान रखें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में आपको हमेशा दिमाग में भर लेना है, ठीक है ना, कि व्हाट इज मीन बाय कंडक्टिंग, व्हाट इज मीन बाय नॉन कंडक्टिंग। इसको डिटेल से हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे, कब जब पोटेंशियल पढ़ाएंगे तब, और तब जाकर के आपको कैपेसिटर पढ़ने में मजा आएगा, यानी कि अंदर से फीलिंग आएगा, ओके। यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट।
तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, है ना, पढ़ते रहिए मन लगा।